हेलो और आप सभी का स्वागत है एक और एपिसोड में हिंदी घराना के। मैं गौरव गर्ग और मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक और किताब नहीं, एक और कविता नहीं। इस बार मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक लेटर। हाँ जी, और ये लेटर बहुत स्पेशल लेटर है क्योंकि बहुत जाने माने, बहुत प्रसिद्ध जर्मन राइटर ने अपने पिताजी को लिखा था और इस लेटर का नाम है लेटर टू हिज फादर बाय फ्रांज काफ्का। तो फ़र्ज़ करें साल 1918 है, वर्ल्ड वॉर 2 चल रही है और आप जर्मनी में खड़े हैं और आपके पिताजी डेथ बेड पे आखिरी सांसें ले रहे हैं और आपको अपने पिताजी के साथ बहुत सारे मलाल हैं, बहुत गुस्सा है आपके अंदर उनके साथ, उनके लिए। तो आप क्या करते हैं? उस मलाल को, उस गुस्से को ख़त्म करने के लिए आखिरी बार एक 45 पेज का लंबा लेटर लिखते हैं। उसमें सारी भड़ास, अपने सारे शिकवे, अपना गुस्सा सब निचोड़ कर डाल देते हैं। पर फिर वही ये फ्रांज काफ्का स्टोरी है, तो हैप्पी एंडिंग तो हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि काफ्का ने अपने पिताजी को ये लेटर दे दिया, उन्होंने वो पढ़ा और उनका दिल पिघल गया और उन्होंने काफ्का को गले से लगा लिया। इस कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फ्रांज काफ्का कभी अपने पिताजी को ये लेटर देने की हिम्मत ही नहीं कर पाते हैं और वो ये लेटर ले जाके अपनी मम्मी को देते हैं और बोलते हैं कि मेरी तरफ से पापा को दे देना। तो ऑब्वियसली हर माँ की तरह फ्रांज काफ्का की माँ भी वही करती है, सबसे पहले उस लेटर को खोलती है और ख़ुद पढ़ती है। वो इस लेटर को पढ़ती हैं, उनका दिल टूट जाता है कि कितना गुस्सा है इस लेटर में, कितनी शिकायतें हैं और कितना ही दर्द है। और वो चाहती नहीं थी कि उनके पति को उनके आखिरी समय में ये सब पढ़ने को मिले फैन। और वो ये लेटर कभी अपने पति को देती ही नहीं। और ये लेटर इसका मतलब ये लेटर कभी भी काफ्का के पिताजी तक, जॉर्ज काफ्का तक पहुंच ही नहीं पाता है। वेरी सैड एंड। और यहीं से हम शुरू करते हैं अपना एपिसोड। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इस लेटर के बारे, जो कि है ये, अगर हम देखेंगे मेरे पास जर्मन और इंग्लिश कॉपी दोनों हैं। मुझे जर्मन पढ़नी नहीं आती, बट स्टिल आई ओन अ जर्मन कॉपी ऑफ दिस लेटर बिकॉज वाई नॉट। सो सबसे पहला पॉइंट ये है कि बहुत सैड लेटर है, बहुत हार्ट ब्रेकिंग है ना। क्योंकि थिंक अबाउट इट, आपने अपना सारा गुस्सा, सारी शिकायतें, सब फीलिंग्स, अपना दिल निचोड़ के एक लेटर में लिख दिया अपने पिताजी के लिए और वो कभी उसे पढ़ ही नहीं पाए। तो जिस इंसान के लिए आपने सब कुछ करा, उन्हें तो कभी ये पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। जो आपने फीलिंग्स उनको बताने के लिए लिखी थी, वो उन्हीं को ही नहीं मिली कभी पढ़ने के लिए। पर आज मैं, आप, कोई भी ये लेटर डाउनलोड करके फ्री में पढ़ सकते हैं और पढ़ भी रहे हैं। तो ये इस लेटर का सबसे सैड पार्ट है कि जो इस पीस का इंटेंशन था लिखे जाने का इतने साल पहले, ऑलमोस्ट 100 साल से भी ज़्यादा पहले, हाँ 106 साल पहले, इस लेटर का लिखे जाने का जो रीज़न था वो इस लेटर ने कभी पूरा ही नहीं करा। एंड इट रियली ब्रेक्स माई हार्ट। और दूसरा पॉइंट जो है, अब आपका क्वेश्चन आएगा कि इस लेटर का सार क्या है, क्यों मैं ये लेटर पढ़ूँ। एक बेटा, आपने एक हारा हुआ बेटा, एक दिल टूटा हुआ बेटा, एक शिकायत करता हुआ बेटा अपने बाप को लेटर लिख रहा है, तो ये मैं क्यों पढ़ूँ। तो और इसकी समरी क्या है, इसमें कंटेंट क्या है। तो जो सार है इस लेटर का, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, वो सिंपल 2 सेंटेंसेस में आपके लिए ब्रेक कर देता हूँ। वो है, काफ्का अपने पिताजी से कह रहे हैं, फ्रांज अपने पिताजी से कह रहे हैं कि मैं तो बच्चा था, मूर्ख था, आप बड़े थे, आपको बेहतर बाप होना चाहिए था। ये इस लेटर का पूरा सार है कि मैं मासूम था, मैं बच्चा था, मैं बेवकूफ़ था, नहीं थी मुझ में इतनी अकल, जो आपको मेरे साथ एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं कर सकता था मैं पूरी। पर आप तो अडल्ट थे, आप बड़े थे, आप मेरे बाप थे, आपने क्यों नहीं करा। ये जो हेल्पलेसनेस का जो फील है, ये जो टूटा हुआ साज है, खुद से ही नाराज़ हूँ मैं, जो फील है, ये इस लेटर में थ्रू एंड थ्रू है 45 पेजेस के लिए, विच मेक्स इट वेरी हार्ट ब्रेकिंग बट ऑल्सो वेरी रिलेटेबल। बिकॉज ना चाहते हुए भी हम सभी के ही लड़कों के साथ मैं कह सकता हूँ ये हुआ है कि
होना नहीं चाहिए और नहीं है तो अच्छा है आप सभी के साथ, पर बहुत सारे लोगों के साथ है कि उनके पिताजी के साथ या उनके फादर के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं रहते हैं फॉर सम रीज़न। सीक्रेट गेम्स में शायद एक डायलॉग भी है कि हर बेटा अपने बाप से नफरत ज़रूर करता है, विच इज़ समवट फेयर, क्योंकि बाप को हमेशा बेटे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है और आप कुछ भी कर लो, आप वो जो उन्होंने पैमाना सेट कर लिया आप नहीं जा पाते हो वहाँ तक। तो एक बहुत हमेशा एक खटास रहती है बाप बेटे के रिश्ते में, और उस रिश्ते को आप ऑन पेपर पहली बार पढ़ सकते हो कि हाँ वो मैंने भी ऐसा कभी महसूस करा है, ये तो शायद इस एक्सटेंट पे नहीं करा होगा या करा भी हो, पर शायद ही मेरी ही बात हो रही है। तो आपको जो रिलेटिबिलिटी का फील आएगा, जो लगेगा कि हाँ ये मैं हूँ, ये मेरा और मेरे पापा का रिश्ता है। और शायद आपको एक मोटिवेशन मिले या एक हिम्मत मिले कि शायद मुझे इसे इम्प्रूव करना चाहिए, या मैं बोल दूँ अपने पापा को कल कि ये जो इतने सालों में ऐसा ऐसा रहा, वहाँ मेरी इतनी गलती थी और आपकी इतनी गलती थी, या मुझे ये बेहतर करना चाहिए था, आपको वो बेहतर करना चाहिए था। मे बी मुझे में ऐसी हिम्मत अभी तक नहीं आई, बट हाँ मैं जुटा रहा हूँ। तो ये इस लेटर को पढ़ने के लिए आपके लिए एक मोटिवेशन है और एक समरी है छोटी सी कि आपको ये लेटर क्यों पढ़ना चाहिए और इसमें आपको मिलेगा क्या, आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि जब आप एक लेटर पढ़ते हो तो कैसा लगता है। हमने लेटर्स लिखे हैं स्कूल में असाइनमेंट्स के लिए, हो सकता है आपने कभी अपनी गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड को या अपने प्रेमी को या फिर अपने लव इंटरेस्ट को या फिर अपने क्रश को कभी एक लेटर लिखा होगा, एक छोटा लव लेटर, एक बड़ा 5-6 पन्ने का, जहाँ पे आप अपना पूरा फीलिंग कि अरे हम आपको ऐसे प्यार करते हैं और वैसे प्यार करते हैं। स्कूल डेज में शायद सबने करा होगा, या नहीं भी करा है तो मन करने का जी तो करा ही होगा मेजॉरिटी पॉपुलेशन का। मैंने भी लेटर लिखे हैं, लव लेटर, मुझे लव लेटर मिले भी हैं, और उनमें पढ़ने में हमेशा एक फील रहता है कि हाँ इट इज़ इंटेंडेड फॉर मी टू रीड, या फिर आई एम री राइटिंग दिस फॉर समवन स्पेसिफिक टू रीड। बट इस लेटर के साथ यू ऑल्सो गेट दिस फीलिंग ऑफ वॉयरिज्म, VEYEURISM, वॉयरिज्म, शायद ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं ऐसे ढंग से। वॉयरिज्म इज़ कह सकते हैं कि इफेक्ट होता है जब आप किसी और के जीवन में झांक के देखते हैं, छुप के। जैसे आप एक बिल्डिंग के सामने से निकलते हैं, जिस बिल्डिंग के बाहर से तो अंदर देखा जा सकता है पर अंदर से बाहर ना देखा जा सके, तो जो फीलिंग आता है कि कैसे लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्या लाइफ है। या फिर आप बिल्डिंग के अंदर खड़े हैं और बिल्डिंग के अंदर से बाहर देखा जा सकता है पर बाहर से अंदर में, तो आपको मूवी देखते हो शीशे में लोग अपना चेहरा देख रहे हैं, बाल सेट कर रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, और हम जस्ट अंदर बस उनसे 4-5 इंच पीछे जस्ट खड़े हैं, 1-2 फुट पीछे, और देख रहे हैं और उनकी लाइफ को एब्जॉर्व कर रहे हैं। तो वाओ, इट इज़ सो इंटरेस्टिंग। बाकी सब लोग भी अलग अलग एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंसेस करते हैं कि डैम शायद मैं ऐसे कभी भी इस एक्सपीरियंस नहीं करता पर ये लोग कर रहे हैं। सो इट मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग ना, कि आप देख रहे हो एक 1918 के जर्मन व्यू बच्चे की लाइफ में जो फीलिंग्स है, जो उसकी प्रॉब्लम्स है, उसके पापा के साथ जिसके रिलेशनशिप्स हैं, और वही आप पढ़ के कह रहे हो कि डैम ऐसा होता था यार, ऐसा हो भी रहा है अभी तक। ये जो फीलिंग ऑफ वॉयरिज्म है इसे बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है, इस लेटर को एलिवेट कर देता है कई 100 लेवल। ऑल्सो इट गिव्स यू अ फीलिंग, अगर आपको अच्छा लगता है तो, ऑफ लाइक होता है ना कि एम आई सपोज टू इवन रीड इट, बिकॉज इसको पढ़ते हुए बड़ा इलीगल लगता है कि शायद आई एम नॉट इवन सपोज टू रीड दिस। यार अगर काफका को पता चले कि मैं ये लेटर पढ़ रहा हूँ तो शायद उनका दिल टूट जाए या उनको बुरा लगे, बट स्टिल आई कैन रीड इट। और काफका को कभी पता भी नहीं चलेगा, उनका तो अपनी दिल भी नहीं टूटेगा, और एक्चुअली ये लेटर मेरी हेल्प करेगा। सो दिस एलिमेंट, दिस स्मॉल एलिमेंट ना मेक्स दिस लेटर like 100 times better, or any letter
है ना, बिकॉज अगर आप चाहो तो फ्रांस काफ्का ने अपनी फियांसेस को बहुत सारे लेटर लिखे, आप वो पढ़ सकते हो। फ्रांस काफ्का साहब ने अपने एडिटर्स को लेटर लिखे, आप वो पढ़ सकते हो। अपने सिस्टर्स को लेटर लिखे, आप वो पढ़ सकते हो। इवन वर्जीनिया वुल्फ की डायरी हो गई, या फिर प्रेमचंद जी भी शायद डायरी लिखते थे, वो भी पब्लिश्ड है, या मैं गलत सोच रहा हूँ। तो अब ऐसे सब लेटर्स पढ़ते हो जब इन बड़े बड़े लोगों के, लाइक अर्नेस्ट हेमिंगवे एंड ऑल, तो अब बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहला, उनकी पर्सनल लाइफ में देखने को मिलता है, एक्सपीरियंसेस समझ आते हैं। और दूसरा है कि आप एक स्टाइल समझते हो कि ये लोग लेटर भी इतना खूबसूरत लिख सकते हैं यार, हम तो लेटर भी ऐसा कभी नहीं लिख सकते हैं। और मेरा कैमरा शायद बंद हो जाएगा, इसलिए हम जल्दी जल्दी कुछ सेगमेंट्स पढ़ लेते हैं जो मेरे हिसाब से इस लेटर के बेस्ट हैं। सो दिस मैं कुछ स्किप कर रहा हूँ कुछ पीसेस, बिकॉज वो वहाँ पे रेड साइन चल रहा है मेरे कैमरा पे। सो एक ये है कि फ्रांस काफ्का अपने पिताजी को समझा रहे हैं कि आपका डर मेरे ऊपर कैसे काम करता था। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट यू हार्डली इवन रिकॉल, हार्डली ever really gave me a whipping, but the shouting, the way your face got red, the hasty undoing of the braces and laying them ready over the back of the chair, all that was almost worse for me. It was as if someone is going to be hanged. If he really is hanged, then he is dead and it is all over. But he has to go through all these preliminaries to being hanged, and he learns of his reprise only when the noose is dangling before his face. He may suffer from it all his life. Besides, from the many occasions on which I had, according to your clearly expressed opinion, deserved a whipping, but was let off at the last moment by your grace, I again accumulated only a huge sense of guilt. On every side I was to blame. I was in your debt. Again, कि पिताजी ने, काफ्का के पापा ने कभी पीटा नहीं, पर उनका वो जो है हैबिट की बस मैं तुझे पीटने वाला, तुम बच गया, इट एक्चुअली हैज़ अ वर्स्ट इफेक्ट ऑन हिम, काफ्का, देन बीइंग बीटन बाय हिज फादर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है वो है कि कितना साइकोलॉजिकल डैमेज देता है सिर्फ डर, पापा मम्मी का पिटाई का डर। सेकेंड, उसी में ही आगे, in connection with such experiences you used to say in bitter jest that we were too well off, but that joke is in a sense no joke at all. काफ्का के पिताजी उनसे बार बार कहते थे कि तुम्हें तो सब आसानी से मिल गया, तुम बड़े बिगड़े एनवसर चढ़े हुए हो, तुम्हारी ज़िंदगी बड़ी आसान है, इसलिए तुम ऐसे हो। पर ये तुम्हारे लिए जोक था, मेरे लिए कभी जोक नहीं था। What you had to fight for we received from your hand, but the fight for external life, a fight that was instantly open to you and which we were, of course, not spared either, was had to fight for only late in life. In our maturity, but with only childish strength, I do not say that our situation was therefore inevitably less favorable than yours was. On the contrary, it is probably no better, no worse. Only we have the disadvantage of not being able to boast of our wretchedness and not being able to humiliate anyone with it, as you have done with your wretchedness. Nor do I deny that it might have been possible for me to really enjoy the fruit of your great and successful work, that I could have turned them to good account and to your joy continued to work with them. But here again, a estrange stood in the way. I could enjoy what you gave, but only in humiliation, weariness, weakness, and with a sense of guilt. That was why I could be grateful to you for everything only as a beggar is, and I could never show it by doing the right thing. क्या खूबसूरत पीस है, कितना इससे बेटर एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है किसी बच्चे को अपने पापा को समझाने के लिए कि आप हर बार मुझे बोलते हो कि तू नाशुक्र है, तो जैसा आसानी से मिल गया से तुम बिगड़ रहे हो। एंड वी आर बैक। तो कैमरा बंद हो गया था चार्जिंग की वजह से, बट वी आर लाइव एंड अलाइव। और अब जो है एक आखिरी पैराग्राफ है जो लेटर का एंड है, बट वो मैं अभी नहीं, एपिसोड के एंडिंग पे पढ़ूँगा। तब तक के लिए मैं कुछ और एडिशनल 2 पॉइंट्स पे बात करना चाहूँगा। पहला है कि आपको ये लेटर क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसे क्या हालात होंगे जब आपको ये लेटर बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, किन के लिए ये लेटर नहीं है।
तो पहली बात ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनको अब्यूज़ रिलेटेड कंटेंट पढ़ने से प्रॉब्लम है या फिर ट्रिगरिंग होता है उनके लिए इमोशनली, एंड आई कैन अंडरस्टैंड इट। इसलिए ही मैं उन लोगों को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा ये लेटर जो इमोशनली थोड़े से अभी नॉट इन अ गुड प्लेस है, दे आर नॉट इन अ गुड प्लेस इमोशनली, तो वो अवॉइड कर सकते हैं इस लेटर को अभी। को ये लेटर कुछ पॉइंट्स में बहुत सैड हो जाता है मेरे अकॉर्डिंग। इस लेटर में इस दुनिया का बेस्ट क्लोजिंग लाइन है फॉर अ लेटर। मतलब मैंने भी जितने लेटर अभी तक पढ़े हैं या पैसेजेस पढ़े हैं, पैराग्राफ पढ़े हैं या कुछ भी ऐसे या डायरी एंट्रीज पढ़ी हैं, इस तरीके का जो कंटेंट होता है जो पर्सनल होता है, वहाँ पे इससे बेटर क्लोजिंग लाइन मैंने आज तक नहीं पढ़ी है। बड़ा इसलिए माइक ड्रॉप, ऐसे माइक ड्रॉप कर दिया काफका ने, भी लो हो गया, डन, ख़त्म, केस क्लोज। और वो लाइन है ये, इन माई ओपिनियन समथिंग हैज़ बीन अचीव्ड which so closely approximates the truth that it might reassure us both a little and make our living and our dying easier। तो एंड करते हुए कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से इस लेटर ने थोड़ा सा जो इसका इंटेंट था वो अचीव कर लिया है। वो है कि उसने मेरा आपका जीवन जीना और मरना कुछ हद तक आसान बना दिया है। और क्या कमाल एंडिंग है फॉर अ लेटर जो इतना इमोशनल है या फिर इतना पर्सनल है या फिर जो भी तक वल्नरेबल साइड उन्होंने अपना दिखाया था। यहाँ पे से ठीक है, आई एम वेरी सैड, वेरी ठीक है, सैड इमोशनल, बट अब मेरा शायद जीवन इस लेटर को लिखने के बाद काफ़ी आसान हो जाएगा और मरना तो बहुत हद तक आसान हो जाएगा। बट अगेन काफका के पापा ने लेटर कभी पढ़ा ही नहीं, तो क्या काफका का जीवन इस लेटर को लिखने के बाद आसान हुआ भी? यू डोंट नो। और इसी के साथ इस एपिसोड को हम ख़त्म करते हैं। और जाते जाते एक गाना मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो आप इस लेटर के साथ पेयर कर सकते हैं। आई डोंट नो, शायद बहुत लोगों को अनसूटेबल लगे, दोनों बड़े पोलर ऑपोजिट है ये गाना और ये लेटर। ये लेटर में एक बेटा अपने बाप से कंप्लेन कर रहा है और वहीं इस गाने में एक माँ अपने बेटे को कह रही है कि उनके बेटे की डेथ हो गई है और अपने बेटे को कह रहे हैं कि बेटा जाते जाते मुझे एक बार माँ और बोल दे। उस गाने का नाम है पुत जांदी बारी, बेटा जाते समय, इसका हिंदी ट्रांसलेशन हुआ। और ये गाना है अमर सिंह चमकीला जी का और ये बड़ा सैड पंजाबी गाना है। तो अगर आपको एक लेटर को पढ़ते हुए एक पेयरिंग चाहिए जो आपको बिल्कुल बेटे की तरफ बायस ना कर दे, तो आप ये पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। ये गाना बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। इट्स अबाउट कि एक औरत है, उनके बेटे की डेथ हो गई है और उन्हें बेटे से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि प्लीज़ एक बार उठ, आखिरी बार, और मुझे माँ बोल दे और फिर चला जाइए। और वो फिर एक्सप्लेन कर रही है सन समाज को कि बेटे से बिछड़ने का दुख कितना बड़ा होता है, कितना ग्रैंड होता है, इससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता। और वो अलग अलग मेटाफर के थ्रू एक्सप्लेन कर रही है माँ। अमर सिंह चमकीला, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पंजाबी लिरिसिस्ट, ग्रेटेस्ट लाइव परफॉर्मर्स एवर बॉर्न। तो वो एक बहुत अच्छा पेयर रहेंगे इस लेटर के साथ। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, सुनना है तो आप ज़रूर सुनिएगा। और इसी के साथ सुनने के लिए धन्यवाद, देखने के लिए धन्यवाद, और आप सभी से मिलेंगे एक और एपिसोड में जल्दी। बाय बाय।